औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने लेके हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में हमारी सियासी और मज़हबी जमातों का किरदार। नाज़रीन, जिस तरह से आप देखते आए हैं कि जब से पाकिस्तान मौजूद वजूद में आया है, हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड हमारे अस्करी इदारों ने हुकूमत संभाल कर पाकिस्तान को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन इसके साथ साथ सियासी जमातों का किरदार भी ढका छुपा नहीं है, और उसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि अभी 1-2 दिन पहले जो 28 मई गुज़रा है, वो 28 मई यौम तकबीर के हवाले से पूरे पाकिस्तान में मनाया गया। और उस 28 मई को तख्लीक करने में जो किरदार था वो हमारे एक साबका वज़ीर आज़म जो पाकिस्तान की अदलिया की भेंट चढ़े, उनका वो प्रोग्राम था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का। और उसके बाद जिस वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके इंडिया के मुकाबले में अपने आप को बराबरी की सतह पर लाके खड़ा किया, वो थे प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब। ये दोनों प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं कि जिनकी हुकूमत के अंदर पाकिस्तान को बहुत कुछ मिला। 73 का आइन, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, नज़रिया पाकिस्तान, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया नवाज़ शरीफ साहब, और फिर एटमी धमाका किया नवाज़ शरीफ साहब। इसके अलावा भी और सियासी जमातें मैदान में उतरी और उन्होंने अपना किरदार अदा करने की कोशिश की। आखिरी सियासी जमात जो मैदान में, नई सियासी जमात जो भरपूर तरीक़े से मैदान अमल में उतरी, वो थी तहरीक इंसाफ। उसने क्या किरदार अदा किया ये भी आपके सामने होना चाहिए। अब इस वक्त जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, हम बचपन से ये देखते आए कि मुल्क नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क की है वो नाजुक से बढ़कर है, वो नाजुक से बहुत ज़्यादा बढ़कर है। अब मुल्क जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ा है। आतिशफ़िशा जो है वो किसी वक्त भी फट सकता है, और वो आतिशफ़िशा अवाम का आतिशफ़िशा मुझे होता नज़र आ रहा है कि अवाम किसी वक्त भी फट पड़ेगी। मुल्क के अंदर जो इस वक्त जुल्म और बर्बरियत और दहशतगर्दी फैली हुई है, इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है, कौन लोग हैं, ये हुकूमत खुद करा रही है या कुछ इदारे करा रहे हैं या कोई बैरूनी ताकत है, ये अवाम सोचने पर मजबूर है। और जो कुछ नज़र आ रहा है बज़ाहिर, उसमें हमारी सियासी जमातें जो हैं, जो अब तकरीबन 13 सियासी जमातें, वो एक सियासी जमात बन गई है जिसका नाम है हुकूमत पाकिस्तान। इसके मद्दे मुकाबिल सिर्फ़ और सिर्फ एक ही जमात नज़र आ रही है जिसका नाम है तहरीक इंसाफ। इंसाफ की तो लुटिया डुबो दी गई। अब ये जो जमातें बकिया रह गई हैं, 13 जमातें, इनका कब क्रियाक्रम होने जा रहा है ये अब आपको सोचना होगा, देखना होगा और इस पर गौर करना होगा। हमारे जो इदारे हैं जिसमें ख़ास तौर से मैं अदलिया का किरदार जो हमारी सियासी जमातों के कायदीन के साथ या अवाम के साथ रहा या लीडरान के साथ रहा या ताकतवर लोगों के साथ रहा, वो भी अवाम को देखना और सोचना और उस पर भी गौर करना होगा। अब इन तमाम चीज़ें, ये तमाम अवामिल पाकिस्तान को किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये बड़े गौर व फिक्र की बात है। अगर आज भी हमारे कलमकार, जिनके कलमों को तोड़कर दरिया बुर्द कर दिया गया है, अगर हमने उनकी नहीं सुनी, आज भी हमारे दानिश्वर कि जिनकी दानिश्वरी को सफ़ेद कपड़ों में लपेट के कब्रबोस कर दिया गया है, अगर हमने उनको अभी भी नहीं समझा कि वो क्या कहना चाह रहे थे, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो क्यों रायगा जा रही हैं। हम बात करते हैं जब मुल्क वतन पाकिस्तान की, तो हमारी जहनों में एक ही बात आती है कि ये वही मुल्क है कि जिसके लिए कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके रफ़क़ाए कार ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ भी दी, अपने माल मता की कुर्बानियाँ दी, और लाखों मुसलमाना ने बरसग़ीर पाक व हिंद ने कुर्बानी दे के ये मुल्क हासिल किया। और आज वही जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी अवाम,
आज फिर जुल्म और बर्बरियत का शिकार है। और ये जुल्म और बर्बरियत उस वक्त से ज़्यादा है जब एक गैर मजहबी तंजीम या कह लें एक गैर मजहबी मुल्क जहाँ पर मज़हब इस्लाम को जो है दफन किया जा रहा था, जिसके लिए नज़रिया पाकिस्तान बना और फिर मुल्क पाकिस्तान बना, आज क्या हालात वैसे ही नहीं हैं। मैं ये समझता हूँ हालात उससे ज़्यादा अबतर हैं। चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल ख़त्म हो गया है और हमारी सियासी जमातें सिर्फ अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रही हैं। अवाम ने जिनको अपना नुमाइंदा बना के असम्बलियों में भेजा था, क्या वो अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिला रहे हैं या अवाम की रोज़ी रोज़गार तो वो पहले ही चुन चुके हैं, अब जो इज़्ज़त रह गई थी उसको भी उछालने के दर पर हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब अता मोहम्मद बंदियाल साहब और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाफिज़ जनरल आसिम मुनीर साहब, इन तीनों को मुतवज्जह करना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि मुल्क के अंदर इस वक्त जो हो रहा है वो उसके मकासद क्या हैं? क्या जिना हाउस, जो आप जिना से मतलब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, उसकी बेतौखरी दुनिया भर में करते हुए नज़र नहीं आ रहे कि पाकिस्तान के अंदर जिना हाउस को जला दिया गया? ये क्या आपका एजेंडा है? क्यों मीडिया के ऊपर जनाब हर जगह जिना हाउस, जिना हाउस, जिना हाउस? मैं ये पूछना चाहता हूँ जनरल साहब से, जनरल साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ जनाब शहबाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अता मोहम्मद बंदियाल साहब से कि ये जिना हाउस एक रातों रात क्रिएट हो गया? इससे पहले, इस जलाओ गिराओ से पहले मेरे अपनी ज़िंदगी में या हमारे जितने भी सियासी रफ़्क़ाकार जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, मेरी बात हुई है सानिया के बाद, कभी भी हमने ये नहीं सुना कि लाहौर के अंदर जनाब अली जिना हाउस मौजूद है। अगर था भी और अगर ये सानिया हो भी गया था तो वो उस कोर की कंट्रोल में था उस वक़्त। आपको अपने कोर की इज्जत ज़्यादा अहम नज़र आ रही है और फाउंडर ऑफ पाकिस्तान का नाम दुनिया भर के अंदर आप किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने किस मखजूम मकासद के लिए हुकूमत वक्त ये नाम इस्तेमाल कर रही है। मैं गुजारिश करूँगा, मैंने जैसे अभी कहा तीनों साहिबान से, कि इस पर तवज्जो दें। हम पाकिस्तानी जो दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के नाम और पाकिस्तान की बका और सालमियत के लिए अपनी जद्दोजहद में मसरूफ़ रहते हैं और हम सफ़ीर पाकिस्तान होते हैं, एक तरह से हमारी कोशिश होती है कि पाकिस्तान का परचम बुलंद रहे, पाकिस्तान का नाम बुलंद रहे, पाकिस्तान की आवाम जो है वो पाकिस्तान को फलता फूलता देखे, पाकिस्तान तरक्की और कामयाबी के मनाजिर तय करे। लेकिन यहाँ नज़र आता है कि हर चंद साल बाद कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल मुल्क के अंदर क्रिएट हो जाती है जिसको हमारी जो एजेंसियाँ, जो दुनिया भर के अंदर नंबर 1 एजेंसियाँ हैं, वो बर वक्त उसको समझ नहीं पाती। जब वक्त गुजर जाता है, जब तीर कमान से निकल जाता है, जब उनको पता चलता है कि इनके पीछे कौन अवामिल कार फरमाते, जो दुनिया भर में हमारी ISIA नंबर 1 है, हमारे इदारे हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, वो दुनिया भर से वो टक्कर ले लेते हैं। लेकिन अपने वतन के अंदर जो लोग इन साजिशों में इन्वॉल्व हैं, उनका उन्हें पता उस वक्त चलता है कि जब पानी सर से गुजर जाता है। क्यों? सवाल ये पैदा होता है, क्यों? इस सवाल का जवाब मुझे इन तीनों जिम्मेदार अफराद से चाहिए। हमें इन तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त मुत्तहद हो चुकी हैं या अलग-अलग हैं, इन सब से भी मेरा यही सवाल है कि आप क्या चाहते हैं? पाकिस्तान को डुबोना चाहते हैं या पाकिस्तान की नैया को पार लगाना चाहते हैं? ये इस्लामी रियासत है। इस्लामी रियासत में कानून सबके लिए बराबर होता है, ना चाहे काजी वक्त हो, चाहे कोई भी हो। अगर वो उससे कोई जुर्म सरजद होता है तो उसको पाबंद सलासिल भी किया जाता है, उसको जनाब अली फांसी के फंदे पे भी लटकाया जाता है। मेरे आका सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीय्यीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करेगी तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे। अगर बर वक्त कार्रवाई पहले कर ली जाती, जिन लोगों ने
हमारे इदारों के खिलाफ उंगलियां उठाई थी, आवाज़ें उठाई थी, तो आज ये नौबत नहीं आती। हम क्यों इतना वक्त देते हैं? अवाम, जो आम अवाम है, वो मुस्तरिब है, वो बेचैन है, वो परेशान है। नौजवान मुल्क को छोड़कर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, कारोबारी हजरात अपने कारोबार को समेट रहे हैं। ये कब तक चलेगा? हमारा एक बाजू जो कट के हमसे जुदा हुआ था, जो बांग्लादेश के नाम से अब दुनिया के खित्ते पर मौजूद है, आप देखें उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, आप उसकी इकनॉमी देखें कितनी मजबूत हुई है, क्योंकि वहाँ पे कानून की बालादस्ती है। हमारे यहाँ भी अगर कानून की बालादस्ती होती तो हम भी आज दुनिया के अंदर एक बड़ा मुकाम पा लेते। नाज़रीन, इस बात पे गौर करना होगा। बांग्लादेश कटने के बाद, बांग्लादेश टूटने के बाद आज एक टके के अंदर 3-3.5 रुपये मिल रहे हैं। जिस वक्त बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ था और पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान जुदा हुआ था, बांग्लादेश बना था, उस वक्त 1 रुपये के अंदर 2 टके आते थे। अब आप सोचें हम कहाँ खड़े हैं, वो कहाँ पहुँच गए। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे, परवान चढ़े। हमारी तमाम सियासी जमातों को अपने इख्तलाफात, जैसे कुर्सी के लिए वो बालाए ताक रखे एक हो जाते हैं, ऐसे ही अवाम के लिए अपने इख्तलाफात को बालाए ताक रखे एक हो जाएं। मुल्क को इस वक्त बचाने की कोशिश करें। हमारा ये मुल्क रहेगा तो ये हमारे इदारे भी रहेंगे, और जब मुल्क नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। मैं इसी बात से आपसे इजाज़त चाहता हूँ और पाकिस्तान के लिए दुआ गूंगा, अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।